नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचा सकें, ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपको दिखाते हैं खबरें खेती की और साथ ही देते हैं मौसम की जानकारी। तो फिर आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। CSSRI द्वारा लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के सुधार में तेजी। समग्र ग्रामीण विकास के लिए समर्पित संस्था कॉडेट और पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। खबरें विस्तार से। हमारे देश में नहरों द्वारा पानी रिसाव से आसपास की जमीन नमक ऊपर आने से लवणीय होती जा रही है, जिससे वहां के किसानों की रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह सा लगता जा रहा है। इन लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के सुधार में ICAR का केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भूमि सुधार कार्य में लगा हुआ है एवं इन लवणीय भूमियों के मुताबिक फसलों की किस्मों पर अनुसंधान कर रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। पंजाब प्रांत के फाजिलका जिले में गंगा नहर के पानी रिसाव से आसपास के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन फसल योग्य नहीं रही है। यहाँ के किसान इस समस्या से ग्रस्त हैं एवं इसके सुधार हेतु कृषि वैज्ञानिकों से आस लगाए हुए हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारे खुईखेड़ा की ज़मीन है जो सेम के अंदर है। इसकी वजह है भी हमारे यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर पर गंग कनाल निकलती है। ये इसकी पानी की जो सीपेज है उसकी वजह है गंग कनाल का जो ग्राउंड है उससे और हमारे गांव का जो फ़र्क है ज़मीन का वो 20-22 फुट का है। तो नेचुरली अभी जो वहाँ से पानी सीपेज होता है वो सारा का सारा यहाँ हमारे गांव में ही आता है। गंग कनाल के साथ साथ और भी बड़े गांव लगते हैं, सजराना है, उसके साथ और भी है। सभी का यही हाल है। हमारे गांव की ज़मीन जो सी है करीब 1000 एकड़ के ज़मीन मतलब एकड़ है जो ख़राब हुई है। जिस टाइम हमारी ज़मीनें सही थी उस टाइम 30 मन के हिसाब से हमारे यहाँ नरमा होता था। अब नरमा तो बिल्कुल ही नहीं होता, खाने के लिए कणक भी नहीं होती। हमारे पास इतनी ज़मीन थी कि मेरे पेरेंट्स ने 400 एकड़ ज़मीन हमने दान की थी विनोबा के टाइम में। और जो अब हम भूख मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, हमारी इतनी दुर्गति हो रही है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। सरकारें आती हैं, कई बार रिक्वेस्ट किया हमने भी हमारा कोई सुधार करो। जो मेरे पीछे ज़मीन है वो सारी की सारी देखो खाली पड़ी है। हम एक ज़मींदार आदमी हैं, हमारे और कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग भूख मर रहे हैं। सरकार से हमारी बेनती है भी हमारा कुछ यहाँ कुछ ना कुछ करो, या हमारे से ये ज़मीन ले लो, हमें और कहीं दे दो, हमारा गुजारा नहीं होता यहाँ रह के। इन किसानों की समस्या के बारे में हमारे संवाददाता ने CSSRI करनाल के निदेशक डॉक्टर PC शर्मा से बात की। अभी जो मुझे दूरदर्शन की टीम ने बताया कि पंजाब में सेम की प्रॉब्लम है और सेम के साथ नमक की प्रॉब्लम है। मैंने अभी श्री प्रेम कुमार जी से बात की है और उनको आश्वासन दिया है कि हमारी टीम कुछ दिनों में उनके पास जाएगी और जो भी इलाज होगा उसका हम बताएंगे प्रयोग करने के लिए, या उसका जो ठीक करने का तरीका होगा हम उनको ज़रूर बताएंगे और उनकी ज़रूर सहायता करेंगे इस मामले में। हमारे देश के ग्रामीण एवं कृषि विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार की एक सहकारी किसानों की संस्था है इफ्को, जो वर्तमान में उर्वरक उत्पादन ही नहीं कर रही है बल्कि किसानों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। पेश है इस पर यह रिपोर्ट। किसानों को उन्नत खेती, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कृषि मशीनरी आदि के विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम जानकारी और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत 9 अक्टूबर 1978 को इफ्को द्वारा सार्वजनिक हितार्थ ट्रस्ट के रूप में सहकारी ग्रामीण विकास न्यास कॉडेट की स्थापना एक परोपकारी संस्थान के रूप में की गई। कॉडेट के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं: ग्रामीण विकास हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन, आदर्श प्रक्षेत्रों के माध्यम से कृषकों को आधुनिक कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण
और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, कृषकों के उत्थान हेतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं उन्नत कृषि संबंधी विभिन्न अभियानों का आयोजन। नोटबंदी की वजह से ग्रामीण एवं किसानों की नकदी की समस्या को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक भी सभी गांव को कैशलेस गांव बनाने का काम कर रहा है। और क्या कुछ कर रहा है ये बैंक, इसकी जानकारी देते हुए पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंध निदेशक श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम ने बताया। रूरल पब्लिक के लिए, यानी जो भी विलेजेस में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए हम कई तरीके का प्रोडक्ट्स किया है और उनके लिए हम डिजिटलाइजेशन भी ले जा रहे हैं। वहाँ कई ग्रामों में ग्रामवासियों ने डिजिटल को बहुत आसानी से हैंडल कर रहे हैं, उनकी कैशलेस विलेजेस बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं। और हमारा रूरल फोकस, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 70% शाखाओं रूरल और अर्ध शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में। इसके लिए हमारा टच विद रूरल पीपल, किसान हो या महिला हो या छात्र हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए हम फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, वो जो किसानों के लिए लगभग 11 क्षेत्र में चल रहा है। अभी 2 महीने पहले हम वाराणसी क्षेत्र में खुला है, नवेपुर गांव में। वहाँ किसानों के लिए प्रगतिशील एग्रीकल्चर व्यवसाय करने के लिए हम उनके लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं और उनकी महिलाओं के लिए टेलरिंग, जो भी है, सिलाई मशीन के में काम, एम्ब्रॉयडरी का बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और बच्चों के लिए भी वहाँ उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उनको जिस गांव में बिजली नहीं है, वहाँ हम सोलर लैंटर्न दे रहे हैं। तो कई तरीके से हम ग्रामीण वासियों के साथ जुड़ा हुआ है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। आज सुबह के दौरान दिल्ली, पूर्व उत्तर प्रदेश और झारखंड में 1-2 स्थानों पर मध्यम कोहरा दिखाई दिया। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कम समय में अधिक उत्पादन के लिए हमारे किसान अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है बल्कि साथ ही साथ हमारी खेतों की मिट्टी पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सब से बचाव का एक बेहतरीन विकल्प है जैविक खेती। जी हाँ, जैविक खेती को अपनाकर न केवल आप अपनी फसलों का अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब के किसान विनोद जानी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और आज वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
हमारे देश ने पिछले 50 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से उत्पादन तो जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके उत्पादन में जहरीले तत्वों की मात्रा भी बढ़ी है, जिसका मनुष्य व पशु पक्षियों के स्वास्थ्य और भूमि की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ा। मिट्टी यानी मृदा की उत्पादकता को सतत बनाए रखकर और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग कर कृषि लागत में कमी करके फसल उत्पादन को बढ़ाने एवं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में जैविक कृषि पद्धति बहुत ही कारगर है। जैविक खेती एक सस्ता एवं टिकाऊ साधन है। इसके अंतर्गत सस्य क्रियाएं, पोषण प्रबंधन, कीट एवं शाकनाशी प्रबंधन शामिल हैं। जैविक खेती द्वारा किसान कम से कम लागत लगाकर भूमि, पानी और पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए निरोग फसलोत्पादन कर सकते हैं। ये फार्म पूरे पिछले 12 साल से कुदरती खेती कर रहे हैं। यहाँ कुदरती खेती करने से पहले 21 नवंबर 2005 से कुदरती खेती की तरफ हम आए। उससे पहले सबसे ज़्यादा केमिकल हम यूज़ करते थे। 21 नवंबर 2005 को एक फाजिलका में मीटिंग हुई। एक NGO है हमारे खेती विरासत मिशन, उमिंदर जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई थी। तो वहाँ साउथ इंडिया से मनोहर भाऊ परूचरे जी आए। उनका लेक्चर सुन के मैं प्रेरणा में भी आज के बाद मैंने खेत के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल जहर नहीं यूज़ करना है। तो 21 नवंबर 2005 के वो एक दिन है, मेरे ये 130 एकड़ का हमारा पारिवारिक खेत है। इस पूरे खेत में जो भी केमिकल पड़े थे, जो बंद डब्बे थे, वो दुकानदार को वापस कर दिए, जो खुले थे गांव वालों को बांट दिया। मैंने कहा आज के बाद इवन यहाँ तक चूहे मारने वाली दवाई है वो भी कुई के अंदर गए, खेत में चूहे भी नहीं मारेंगे आज के बाद। तो पिछले 12 साल से इस खेत के अंदर एक भी बूंद केमिकल नहीं गिरा है। कुदरती खेती से ढंग कर रहे हैं। और इसके लिए ये मेरा जो सीखने का तरीका था, बड़े पूरे दुनिया से काफ़ी विद्वान यहाँ आए हैं। हमारे देश में से सुभाष पालेकर जी हैं, वो 2 बार यहाँ आके गए हैं। उन्होंने मीटिंग, मैंने उनकी 4-5 मीटिंग ऑर्गेनाइज के अटेंड की हुई है। मनोहर भाऊ परूचे है, जयंत देशमुख जी है, सुभाष शर्मा जी है, घनश्याम चोपड़े जी है, कृष्ण जाखड़ जी है। ऐसे जो भी विद्वान इसके दिशा में लगे हुए थे, सबकी मीटिंग अटेंड की है। पूरे भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सारे प्रांतों में जाके जो लोग कुदरती खेती से खेती कर रहे थे, उनके खेतों को मैंने विज़िट की है, वहाँ उनको सीख के आया हूँ। वो सारा आज मेरे ये कामयाबी ये कह सकते हो, जो उनसे मैंने सीखा है, ज्ञान इनसे लिया है, जिन्होंने यहाँ के ज्ञान दिया, वो मैंने खेत में हाथों हाथ अडेप्ट कर लिया है। तो कुदरती खेती करने के लिए सहजीवनी फसल ज़रूरी है। कुदरती ढंग से आप अकेली फसल नहीं बीज सकते। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप देख सकते हो हमारे किन्नू का बाग लगा हुआ है, आलू भी बीज रखे हैं इसके अंदर, सरसों भी खड़ी है, मूली भी है, सब्जियाँ भी है, गेहूँ के अंदर भी हम 5 प्रकार के फसलें साथ लेते हैं। तो ये कुदरती ढंग में सहजीवनी फसलें साथ बीजनी ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा केवल कुदरती ढंग के साथ जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल विजडम, जो ये 3 बेड लेयर खेती कर रहे हैं, ये हरियाणा में सेंटर फॉर सिट्रस एक्सलेंस मंगयाना है डवाली में, उनसे मैंने यहाँ जाके देखा भी, उन्होंने ये बेड सिस्टम शुरू की है। तो बेड सिस्टम पर बाग लगाने का ये अपने इंडिया में अभी आया है, बट साउथ अफ्रीका में, इजराइल में, जापान में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो मंगयाना जो गवर्नमेंट की नर्सरी है, वहाँ से सीख के मैं आया हूँ। तो ये बड़ी अच्छी एक ऊपर किन्नू के प्लांट्स लगे हैं बेड के ऊपर, ये 2 फुट ऊपर बेड है। इसके साथ इसको ड्रिप से पानी लग रहा है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें बूंद बूंद पानी से पानी की बचत हो रही है। नीचे हमने आलू बीजे हैं, ये भी पानी ड्रिप से लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुदरती ढंग से खेती कर रहे हैं, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो हमने जब से कुदरती खेती शुरू की, इसमें एक दिशा हमने बड़ी अच्छी पकड़ी, जो हमें खाने के लिए चाहिए, हमारे खेत के अंदर ही पैदा होना चाहिए, हमारे किचन को फीड करने के लिए। उसी दिशा से मैंने खेती शुरू की। तो हमारे पूरे खेत के अंदर हल्दी से लेके मिर्च बीजते हैं, वो लाल मिर्च कर लेते हैं, धनिया है स्पाइसेस के अंदर, मेथी है और अलसी है। इसके अलावा सारे अनाज
जो सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। अब सर्दियों के अंदर हमारे पास गेहूँ है और इसके साथ जौ है, जवी है, 3 अनाज पैदा हो गए, चने हैं, सरसों हैं। और इसके अलावा जो सर्दियों की सब्ज़ी है, आलू हो गए, मेथी, पालक, गाजर, धनिया, सारी शकरकंदी, मूली, सारी सर्दियों की सब्ज़ी हमने बीजी है। लहसुन है, प्याज है, ये सारे हम बीजते हैं भी हमारे पूरे साल ख़त्म ना होए। ऐसे ही सावनी के अंदर जाके हमारे जो सावनी की सब्ज़ियाँ हैं, कद्दू जाति की सब्जारी सब्ज़ियाँ होगी, भिंडी होगी, मिर्चें होगी, ग्वार हो गया, ये सारे बीजते हैं हम। तो हर एक प्रकार की जो सब्ज़ी यहाँ पैदा हो सकती है हम बीजते हैं। इसके अलावा हमारे पास 25-26 प्रकार के फलों के पौधे हैं। पूरे साल हमारे खेत के अंदर फल नहीं मुकते। जो कुदरती खेती करेंगे तो आपको क्रॉप रोटेशन एक मेन पिलर है। एक फसल एक खेत में बारी बारी नहीं ले सकते। हमने या नदीन होते हैं जो कॉम्पिटिटर वीड कहते हैं, हम नदीन नहीं कहेंगे, कॉम्पिटिटर प्लांट्स हो गए गेहूं के साथ। तो एक खेत में गेहूं हम 2 साल के लिए लेंगे, तीसरे साल गेहूं की जगह चना आ जाएगा या सरसों आ जाएगी। उससे क्या होता है, गेहूं के साथ जो कॉम्पिटिटर प्लांट्स हैं वो अगले साल पैदा नहीं होते गेहूं के, और गेहूं के साथ वो चने और सरसों जो पहले आ जाती है तो उनको कल्टीवेट करते हैं, तो अगले साल बीजेंगे, गेहूँ दोबारा बीजेंगे, उस खेत में नहीं आते। तो क्रॉप रोटेशन मस्ट है। क्रॉप रोटेशन से ज़मीन की जो उपजा शक्ति है वो बढ़ती है और आपको बायोडाइवर्सिटी होती है, उससे फसलें अच्छी होगी। तो ये एक हम पूरा मेंटेन करते हैं। और दूसरा, कुदरती जब से खेती करने लगे हैं, सबसे अच्छी बात ये पानी की रिक्वायरमेंट बड़ी कम होगी। आज हमारी फसल 50% पानी के अंदर पैदा हो जाती है। गेहूँ हमारे 3 पानी में पक जाती है, आलू को केवल 2 पानी चाहिए। ज़मीन मॉइस्चर रिटेन करने लगी। हमारे ज़मीन के अंदर इतने ज़्यादा ये अर्थवर्म्स, गडोवे पैदा हो गए हैं। जब 5-5 उंगल बरसात आ जाए तो 1 घंटे के अंदर पानी दिखते नहीं, खेत में सारा नीचे सीपेज हो जाता है। और जब आप पानी नहीं आते, बरसात नहीं आती, तो ज़मीन का नीचे का मॉइस्चर ऊपर आता है। तो ये गडोवों का बहुत बड़ा रोल है। ये कुदरती खेती करोगे, पेड़ पौधे होंगे, पत्ते गिरेंगे, बायोमास होएगा तो गडोवे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एक मल्चिंग बारे में आपको नहीं मैंने बताया नहीं। तो मल्चिंग भी एक बहुत बड़ा, हमारे ये किन्नू के पौधे हैं, सारे आलू है, गन्ना है, सबको हम ढक के रखते हैं, सूखे चारे से ढक के रखते हैं। तो एक मल्चिंग भी बहुत बड़ा एक पिलर है इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसमें भी पानी 50% आपका पानी बचता है। और जो ज़मीन के ऊपर अंधेरा रहता है तो उसके अंदर ज़मीन के जो जीवाणु हैं, ज़मीन के अंदर जो अर्थवर्म्स हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। जो हमारे आज फॉरेन के एक साइंटिस्ट आए थे, क्लॉड, उन्होंने ये बताया है जो धरती में जीवाणु है उतने ही जीवाणु गाय के पेट में है, देसी गाय के। तो देसी गाय का गोबर, ताज़ा गोबर लेंगे, उससे ही धरती माता को पोषक पूरे मिलेगा, उसी में पूरे जीवाणु होंगे। तो गाय माता बिना ये खेती नहीं हो सकती। हमारे पास 50 देसी गौ वंश हैं, उनका गोबर खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज पूरे सरकार ने भी मान लिया, जीवामृत जिसे हम कहते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं, इससे अवश्य के अगले 5-4 सालों में किसान आत्मस्वावलंबी बन जाएगा। गाय की भी कदर होएगी, दूध की भी पैदावार बढ़ेगी, कुदरती खेती होगी तो किसान किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आत्मनिर्भरता किसान के अंदर जिस दिन आ जाएगी, क्यों आज हम 130 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बाज़ार में हम कुछ नहीं लेके आते, उल्टी के बाज़ार के लोग यहाँ खरीदने आते हैं। हम बाज़ार में बेचने जाते हैं, खरीदने नहीं जाते। तो ये आत्मस्वावलंबी हो गए हम। अब हम किसी पर निर्भर नहीं है। थोड़े पानी है, थोड़ा बहुत पानी बरसात आ जाए, किसी पर निर्भर नहीं है। तो यही हमारे पहले के पुराने ज़माने में किसान भारत के पूरी दुनिया यहाँ आई, देखने के लिए आई, लूटने के लिए आई। तो हमारे किसान इतनी अच्छी थी, खेती इतनी अच्छी थी, गाय माता इतना दूध देती थी, घी की नदियाँ बहती थी। तो जब भी पूरी दुनिया यहाँ भारत को लूटने आई है, आज भारत के किसान दोबारा कुदरती खेती करेंगे तो ये मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। आने वाले 5-7 सालों के अंदर हमारे किसान दोबारा आत्मस्वावलंबी हो जाएंगे। आज ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती को केवल पैसों के लिए नहीं अपनाया है, बल्कि जैविक खेती अपनाने के पीछे इनका एक ही मकसद है, भूमि का सदुपयोग और जानवरों तथा पौधों के बीच तालमेल। ये एक ऐसा जरिया है जिससे पौधों का प्राकृतिक गुण भी बरकरार रहता है, जैव विविधता भी बनी रहती है और इन दोनों का सीधा संबंध कृषि के स्थायित्व से है। अब ये साबित हो गया है कि जैविक खेती से आय भी बढ़ती है और प्रति इकाई मजदूरी भी। इसके लिए कम से कम चीजें खरीदनी पड़ती हैं और विविधता तथा उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जहां तक जैविक खेती का सवाल है,
तो भारत के जिन राज्यों में इसकी अच्छी संभावना है उनमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे प्रमुख हैं। हालांकि जहां तक जैविक खेती का सवाल है, भारत में अभी केवल नाम मात्र की जैविक खेती हो रही है, लेकिन अभी से ये संकेत मिल रहा है कि जल्दी ही इसका काफी विस्तार होगा और देश के दूर दराज के इलाकों में भी जैविक खेती पहुंच जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर एक सुनहरे कल के लिए। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।